बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ना घर पे हूँ ना ऑफिस में हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ थोड़ी सी ठंड भी ज़्यादा है और आउटडोर में हूँ। लेकिन तमाम तफसीलात मैंने इकट्ठी की। एक तो बहुत तहलका खेज़ खबर है और पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने सोर्सेज से कंफर्म किया तो पता चला कि पाकिस्तान में एक बड़ी एक्टिविटी हो रही है और एक्टिविटी की है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने। ISI का एक दफ्तर है इस्लामाबाद में, हम सब जानते हैं, आपारा में, और उस दफ्तर में कुछ सहाफ़ियों को बुलाया गया। ये जिन सहाफ़ियों को बुलाया गया इनकी तादाद कोई थोड़ी नहीं है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मुझे 6 सहाफ़ियों के नाम का पता है, बल्कि 6 का नहीं, 3 नाम मुझे ऐसे पता है जिनको मैंने अभी रिकन्फर्म करना है, लेकिन 6 नाम मुझे मुकम्मल तौर पे पता है। तो 9 सहाफ़ियों को तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन जो डाटा मेरे पास है वो लगभग बताता है कि 20 के करीब सहाफ़ी हैं कम से कम, जिनको अभी तक बुला के फ़र्दन फ़र्दन या 2-2 करके और उन्हें कुछ गाइडलाइन दी गई है। ये तमाम वो सहाफ़ी हैं जिनसे कुछ सरकार खुश नहीं है। ये वो सहाफ़ी हैं जिनसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी का बयानिया बनवाने में मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुई। अब और ये सीनियर लोग हैं सारे, ऐसे नहीं हैं, ये मकबूल लोग हैं, आप सारे इनको जानते हैं। तो इन लोगों को बुलवाया गया और ISI ऑफिसर्स ने इनसे मुलाकातें की हैं और इनको कुछ को धमकाया गया, कुछ को प्यार से समझाया गया और कुछ को दीगर तरीके भी बहुत सारे होते हैं इनके पास। तो जैसे जैसे कोई काबू आया, कोशिश की गई कि इन सहाफ़ियों को कुछ चीज़ों पे कायल किया जाए या कम से कम वार्न किया जाए, और एक वार्निंग देकर ने छोड़ा गया तमाम सहाफ़ियों को। अब जो चीज़ें इनके सामने रखी गई वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इन सहाफ़ियों से डिमांड किया गया कुछ चीज़ों के बारे में कि इन चीज़ों पे आप बात नहीं करेंगे, और दूसरा इन सहाफ़ियों से डिमांड किया गया कि आप इन चीज़ों पे बात करेंगे, और तीसरा इन सहाफ़ियों को ये भी बताया गया कि आपने फोकस किन चीज़ों पे रखना है और किन पर नहीं रखना। फिर आपको पता है किस तरीके से धमकाया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे कंफर्म हुई वो दहशतगर्दी का मामला है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में दहशतगर्दी के वाक़यात में दर्जनों अफराद पाकिस्तान में शहीद हो गए। लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और सबसे आसान तरीका यह है कि अफगानिस्तान पे डाल दो, इंडिया पे डाल दो और अपने आप को बेगुनाह कर लो। देखें, जब भी दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है तो वो इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, और इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना फेलियर छुपाने के लिए अब सहाफ़ियों के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि आपने बिल्कुल दहशतगर्दी के मामलात को खुद से नहीं उठाना, बल्कि आपने जो हम बात करेंगे वो बात आपने करनी है। तो दहशतगर्दी के मामलात पे मीडिया को दबाया गया कि इसके ऊपर अपने से कोई कवरेज नहीं करनी और कोई ओपिनियन नहीं बनानी कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, बलूचिस्तान की सूरत हाल या खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ये क्या हो रहा है, चाहे ड्रोन हमले हैं, चाहे मॉर्टर गोले फायर किए जा रहे हैं, चाहे निहत्ते शहरी शहीद हो रहे हैं, चाहे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, चाहे फौजी शहीद हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे मना किया गया इन लोगों को कि जनाब इससे दुश्मन को फ़ायदा होता है, लिहाजा आप ये ना करें। दूसरा, मना किया गया कि इकॉनमी के हवाले से अब आप लोगों ने बातचीत नहीं करनी, यानी तकाबली जायज़ा आप नहीं लेंगे इमरान खान के दौर का मौजूदा दौरे हुकूमत से। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि इकॉनमी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गई। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब मवाजना किया जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ एक महाज बना के उसकी हुकूमत को गिराया, और गिराते वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि जनाब इस हुकूमत को गिरा दिया जाए वरना पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, और वो ये दावा भी कर रहे थे। तो उसके बाद से लेकर अब तक जब भी मवाजना किया जाता है तो इमरान खान के दौर की इकॉनमी बेहतर थी, आज की अच्छी नहीं है। तो इस पर बहुत गुस्सा आता है। तो उन्होंने मना किया कि जी आप अदादो शुमार के ऊपर प्रोग्राम ना करें, अदादो शुमार के ऊपर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ज़्यादा बात ना करें, जितना आपको अलाउ किया जाए या जितना हुकूमत डिस्कशन में लेकर आए बस आप अपने आप को वहाँ तक महदूद रखें। जो कीमतों का तकाबली जायज़ा जो लिया जाता है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाती हैं, इकॉनमी का सत्यानाश है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, SIFC के ऊपर लोग तनकीद करते हैं। और अभी जो हुकूमती अदादो शुमार आ रहे हैं, यानी जब साल मुकम्मल होता है तो पूरे साल की कारकर्दगी सामने आती है, तो वो चाहते हैं इस कारकर्दगी के ऊपर भी बात ना हो। इस पर भी कैटेगोरिकली मीडिया को मना किया गया। फिर एक और चीज़ से मना किया गया कि UAE के खिलाफ आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी।
शेर अब्दुल मरवत ने कौमी असम्बली में आकर बताया, कोई 18,000 का फिगर भी एक दिया गया कि जनाब बड़ी तादाद में लोगों को, हजारों की तादाद में यूएई से निकाल दिया गया और पाकिस्तान की सरकार इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही। अब बजाय इसके कि हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ले, हुकूमत पाकिस्तान के मीडिया को अब मना कर रही है कि आप यूएई के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी को यूएई के अंदर प्रोटोकॉल मिला, ये जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए बहुत परेशानी का बायस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मुसल्लस बन गई है, एक ममालिक का एक इत्तेहाद बन गया है जो पाकिस्तान को सूट नहीं करता। उसमें अमारात है, इंडिया है और इसराइल है। तो ये 3 ममालिक का एक अलाइंस ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। चौथी जो एक डिमांड की गई सहाफ़ियों से, वो ये कहा गया कि इस्लामाबाद के अंदर हम जितने भी ऑपरेशंस करें या ज़मीनें वागुजार करवाएं, इसके ऊपर ज़्यादा रोला डालने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की महंगी तरीन ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर लोग आके ऐसे बैठ जाएं। तो ये गरीबों की बस्तियाँ नहीं है और इनकी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने हैं और आप गरीबों को इस इलाके से निकालना चाहते हैं, जो आपने हज़ारों की तादाद में लोगों के घर गिराए भी हैं, और जिन 4 अफसरान ने ये घर गिराए उन लोगों को आपने बुलाकर तमगे पहना दिए कि जनाब आपने गरीबों को बेघर किया, लिहाजा हम आपको तमगे पहना रहे हैं। तमगे तो इन्हें लगेंगे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे सवाल करेंगे। अब बात यह है कि गरीबों के घर गिरा दिए और उसके ऊपर उन्होंने तमगे भी दे दिए, और अब ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कवरेज ना करे, कोई उस पर बात ही ना करे। हम जोन सी मर्जी बिल्डिंग खाली करवाएं, जोन सा मर्जी घर खाली करवाएं, जिसको मर्जी गिराएं, जितनी मर्जी हम ज़मीन वागुजार करवाएं, ये बहुत कीमती ज़मीन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अरबों खरबों रुपए की ज़मीन है और आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो थोड़े से पैसे जो उसका 10% भी नहीं होगा, उन पैसों से आप इन्हीं लोगों के लिए मुतबादिल ज़मीन या रिहाइश गाहें आप फराहम कर सकते हैं। आप 2 साल का प्रोजेक्ट बनाते, बेशुमार फ्लैट्स आप बना के सस्ते दामों बना के इन लोगों को कहीं और शिफ्ट करने का बंदोबस्त कर सकते थे, लेकिन लोगों को यहाँ पे बेघर किया गया है और अब मना किया जा रहा है मीडिया को, इस पर आपने ज़्यादा बात नहीं करनी। फिर जो 28वीं तरमीम है उसके हवाले से कहा गया जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस पर रोला ना डालें, आप इस पर शोर ना मचाएं। देखें, हम ये चाहते हैं कि नए सूबे बने, हम ये चाहते हैं कि जो इख्तियारात हैं वो वफाक के पास आए, इससे वफाक मजबूत होता है। तो वो बहुत सारे उनके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अपना तरीक़ाकार है सोचने का। वो जितने ज़्यादा इख्तियारात इस्लामाबाद में इकट्ठे कर लेते हैं, उतना ज़्यादा उनका कंट्रोल रहता है पाकिस्तान के ऊपर और सूबों के ऊपर। तो इस हवाले से भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। और हाँ, बैड गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि आप इतनी तनकीद ना करें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।